गुड डे स्टूडेंट्स। आज अपने ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया पढ़ेंगे। यह टॉपिक 11th एग्रीकल्चर का भी है और यह टॉपिक 11th बायोलॉजी का भी है। और ये जो टॉपिक है अपना, ये श्वसन वाले चैप्टर का है। तो जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, उसमें जो अभिक्रिया, जो पहली जो अभिक्रिया होती है वो ग्लाइकोलाइसिस है। और जैसे ही कोई ग्लूकोज का अणु कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है तो उस कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एंजाइम जिस अभिक्रिया को चलाते हैं उस अभिक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज के अणु का पायरुविक अम्ल के अणुओं में टूटना। लाइसिस का मतलब टूटना। यह अभिक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। इसकी खोज एम्डेन, मेयरहोफ और पार्नस ने की थी, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसमें ना ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ना ही इसमें CO2 का उपयोग होता है। और यह अभिक्रिया के अंदर क्या है कि 11 स्टेप है। ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 3PGAL, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाई हाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट। इसके बाद में बनता है 1,3 डाई PGAL। ये एल्डिहाइड है, इससे बन जाएगा एसिड, तो ये बनेगा 1,3 डाई PGA। और इसके बाद में 3PGA, 2PGA और 2PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। और लास्ट में इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड। कितने अणु? 2 अणु। यहाँ से ये अभिक्रिया होने के बाद में प्रत्येक अणु ये जो है 2-2 अणु बनते हैं। यहाँ भी 2, ये भी 2। यदि मैं बात करूँ तो इस अभिक्रिया के अंदर जैसे ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज की जो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन क्या है कि यहाँ फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट तक तो इक्वल चलती है। यहाँ इसका ये आइसोमर है, ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। लेकिन इसके बाद में ये जो 3PGL है और इसके साथ में ये 3 कार्बन का जो बना है, 3 कार्बन का DHAP, डाई हाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट, इसके बाद में अभिक्रिया इस तरह से फट जाते हैं 2 भागों में। यानी यहाँ भी पायरुविक एसिड बनता है और यहाँ भी पायरुविक एसिड बनता है। इसको किताब में पायरुवेट लिखा हुआ है, वो भी सही है। तो इस तरह से अभिक्रिया, यानी इसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे, अणु बनेंगे अपने, इसके आगे इस तरह से 2 है, इसी तरह से 2 मैंने लगा दिया है कि नहीं। ये 2 अणु जो मैंने लगाए यहाँ पर डैश डैश किया हुआ है, ये सारे 2 मॉलिक्यूल है यहाँ तक। यदि अपने यहाँ भी 2 अणु लिखें तो ये भी इसी प्रकार हर ये 2 अणु इस तरह से बनेंगे। अब इसके बाद में देखा जाए तो ये अभिक्रिया 11 स्टेप मैंने लिखी है और 10 चरणों में अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया में इस साइड में जो मैंने लिखे हैं, पहले यहाँ पर ATP का उपयोग होता है और ADP बनती है, एडिनोसिन डाइफास्फेट, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। एक ये फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में भी ATP से ADP बनती है। तो यहाँ 2 अणुओं का क्या हो रहा है, ATP का खर्चा हो रहा है। यहाँ पर जस्ट 3PGAL के बाद में एक बड़ा अणु बनता है अनरक्षिका ऊर्जा का, वो NAD से NADPH2 बनता है। और जस्ट इसके बाद में 2 ATP बनते हैं। तो इस तरह से यदि यहाँ NAD बना तो यहाँ NAD, तो 2 NAD हो गया, मैंने लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ एक ATP इधर बना, एक ATP बना तो 2 ATP बना, तो मैंने 2 यहाँ पर लगा दिया, 2 ATP। इसी प्रकार लास्ट में जब पायरुवेट बनते हैं उसके जस्ट पहले यहाँ पर भी एक ATP इधर बनती है, एक ATP यानी 2 ATP, तो इधर मैंने इसी तरह से 2 ATP लगा दी। तो इसके बाद में ये 2 अणु बन रहे हैं। अब क्या है कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज ये 6 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो आता है हेक्सोकाइनेज। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ ATP, ADP या एनर्जी का जो भी बंडल बनता है, एक बार मैं छोटा इसका रूप जो लिखता हूँ काइनेज। जैसे यहाँ भी काइनेज आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, काइनेज आ गया। इसी प्रकार ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज।
और इसके बाद में यहाँ पर भी इसी प्रकार काइनेज और इसी प्रकार ये भी काइनेज, ये एंजाइम हो गया जो भाग लेता है। जैसे यहाँ पर ये जो एंजाइम है उसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी कहते हैं। यहाँ ये दोनों ग्लूकोज 6 फ्रैक्टोज 6 फास्फेट एक दूसरे के क्या आइसोमर है, तो ये क्या हो गया आइसोमरेज हो गया, ये आइसोमरेज एंजाइम है। तो इसको ग्लूको आइसोमरेज भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ये काइनेज है तो इसको फ्रैक्टोकाइनेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो एक एंजाइम भाग लेगा वो एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। और यहाँ पर फास्फोरिक एसिड H3PO4 यहाँ पर उपयोग में आएगा। ये डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ भी इसी प्रकार काइनेज एंजाइम है। ये जो दो भाग बचे हैं बाकी जो, इनमें हम क्या करेंगे ध्यान देना, इसमें म्यूटेज और एक यहाँ पर आता है इनोलेज। यानी जहाँ यहाँ एटीपी काइनेज है, यहाँ काइनेज है, यहाँ काइनेज है, तो इतना भाग तो हमारे याद हो गया। यहाँ एक भाग आइसोमर का ये याद हो जाएगा। एक तो अपने को ये याद करना है एल्डोलेज, और एक इसमें म्यूटेज और इनोलेज, यानी तीन चीज़ें ये अपने को एंजाइम की याद रखनी है। बाकी कहाँ कहाँ एटीपी अपने बना रहे हैं वो अपने को याद रखना है। अब इस यदि ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में यदि देखें तो इस अभिक्रिया में अपने क्या करते हैं कि एनर्जी का जो मुख्य कार्य है इसमें क्या है कि यहाँ पर 2 एटीपी एनर्जी खर्च हो रही है, तो यहाँ खर्चा कितना हो रहा है, तो यहाँ जितना भी खर्चा हो रहा है यानी इसमें 2 एटीपी लगा है, एटीपी का खर्चा हुआ है। अच्छा, अणु बनने कितने, एनर्जी कितने बने, तो यहाँ पर एनर्जी के कितने 2 एटीपी, ये 2 एटीपी यानी 4 एटीपी बने, 4 एटीपी बने। और क्या बना है, और इसमें ये बने हैं 2 NADH2, ये बने 2 अणु। तो अब क्या है कि 2 एटीपी, 4 एटीपी में से 2 एटीपी, तो यहाँ पर 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, यानी तुरंत ही इसमें 2 एटीपी का अपने को लाभ होता है। बाकी ये जो है ना NADH2, इस एक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं, तो 2 से कितने हो गए 6 एटीपी, 6 एटीपी ये, 2 एटीपी ये, टोटल कितना हो गया 8 एटीपी। तो इसमें क्वेश्चन जैसे तुरंत कितने एटीपी के अणु मिलते हैं, 2 एटीपी। इसमें कितनी एटीपी बन सकती है, तो 8 एटीपी, क्योंकि इसमें टोटल बने तो 6 एटीपी और इसके बाद में 4 एटीपी, 10 एटीपी बने थे, लेकिन 2 का इसमें खर्चा हो गया, यहाँ पर शुरू अभिक्रिया चलाने के लिए खर्चा हो गया, तो बचा यहाँ पर कितना 8 एटीपी। लेकिन कितने एटीपी यदि क्वेश्चन बन सकते हैं कितने एटीपी, यानी बनते हैं, लास्ट में बन सकते हैं, तो इसमें टोटल तो एटीपी 10 एटीपी बन सकते हैं, क्योंकि 4 ये एटीपी और 6 एटीपी। लेकिन यदि पूछा जाए कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, तो 8 एटीपी का। तुरंत लाभ कितना होता है, तो 2 एटीपी। तो ये जो हमारी अभिक्रिया जो है ये है ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया। थैंक यू बच्चों।